आप सभी शिक्षार्थी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं वेदमती वर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे फ्री शिक्षण संस्थान प्रतियोगिता संसार अकेडमी में। आज का हमारा जो क्लास है वो है बीए 4th सेमेस्टर DSE बायोज्योग्राफी यानी कि जैव भूगोल का यूनिट 3 लेकर के आए हैं। और साथ में ही अगले क्लास में हम लोग इसी आज के ही डेट में यूनिट 4 का भी अध्ययन करेंगे। ठीक, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, डायरेक्ट मेन पॉइंट को बताऊँगी जहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। और पूरी ये यूनिट 3 का कंप्लीट नोट है। ठीक, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि PDF नहीं मिल पाएगा, स्टोरेज की थोड़ी दिक्कत होने की वजह से PDF शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका यूनिट 3 है जिसमें आपको जो अध्ययन करना है वो है पादप समुदाय यानी कि प्लांट कम्युनिटीज। ठीक, अब इस प्लांट कम्युनिटीज में सबसे पहले आपको देखना है पादप समुदाय का जो अर्थ है वो देखना है। ठीक, इसके बाद आपको पादप समुदाय की जो विशेषता है उसको देखना है। इसके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं पादप समुदाय में। वन पादप समुदाय, घास पादप समुदाय, आपके समुद्री पादप समुदाय होता है, ये सभी आपके क्या है पादप समुदाय है। ठीक, फिर आपको इसकी अवधारणा देखना है। पादप समुदाय की अवधारणा यानी कि कोई भी सब्जेक्ट है उससे संबंधित जो विचारधाराएं हैं उसको वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो वो उसकी अवधारणा बनता है। ठीक, तो ये जो पादप समुदाय है इसकी भी कुछ अवधारणाएं हैं। अब इन अवधारणाओं में ये कुछ मेन है जो कि इसमें सम्मिलित है। ठीक, पहला में है इसमें गत्यात्मक संगठन। जो पादप समुदाय होता है वो क्या होता है, गतिशील होता है, लगातार परिवर्तनशील होता है। अलग अलग जलवायु, अलग अलग मौसम में उसमें परिवर्तन होते रहता है। स्थिरता या जड़ उसमें देखने को नहीं मिलता है। अभी आप लोग पौधों को ही देख लीजिए, आप लोग उसको क्या कर रहे हैं, तीव्र गति से उसका क्षरण कर रहे हैं यानी कि उसको काट रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है, लेकिन अपने आप को वो पुनर्जीवित भी कर रहा है, तो वो क्या है, परिवर्तनशील है ना। फिर क्या है, परस्पर निर्भरता एवं अंतःक्रिया। जो पादप समुदाय है वो क्या है, केवल स्थायी नहीं है या स्थिर नहीं है, वो क्या है, एक दूसरे से संबंधित है, परस्पर एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं वो। ठीक, वातावरण के साथ जो भौतिक वातावरण है, जल, मिट्टी, प्रकाश है, उनके साथ अंतःक्रिया करेंगे, जीव जंतुओं के साथ अंतःक्रिया करते हैं। तो इस प्रकार से वो क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है, आश्रित है और अंतःक्रिया करते हैं एक दूसरे के साथ ताकि उनको भोजन मिल सके, जीवन व्यतीत कर सके। फिर क्या है, स्तरीकरण एवं लंबवत विन्यास। जो आप लोग देख लेते हैं पादप समुदाय वो क्या होता है, उसका एक स्तर होता है और उसका एक विन्यास होता है यानी कि संरचना होता है, वो कैसा होता है, लंबवत होता है। इसमें आप लोग स्तर को देखेंगे तो ये आपके शीर्ष स्तर होता है जो कि मेन होता है, फिर मध्यम स्तर होता है, फिर निम्न स्तर होता है और एक धरातली स्तर होता है। धरातली स्तर में देखेंगे तो आप लोग का जो मेन है जो मिट्टी से लगा हुआ घास वगैरह है, काई वगैरह है, शैवाल वगैरह है, वो सभी आते हैं। फिर निम्न स्तर की बात करेंगे तो जो पौधों को खाने वाली इसमें प्लांट ही पढ़ रहे हैं, जीव जंतु नहीं आएगा इसमें, उसको उसमें पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें क्या आएंगे, इसके बाद छोटे छोटे जो घास में छोटे छोटे पौधे उगते हैं, औषधि झाड़ियाँ वगैरह वो सभी आते हैं। फिर क्या है, इन झाड़ियों से थोड़ी बड़ी यानी कि जो वृक्ष है वो और बड़ी झाड़ियाँ आएंगी। इसके बाद ऊंचे जो पौधे हैं जो सूर्य की प्रकाश की रोशनी प्राप्त करने के लिए ऊंचे बढ़ते हैं वो सभी आते हैं। तो ये इसकी स्तर है या लंबवत इसकी विन्यास है। ठीक, ये हो गई इसकी अवधारणा। फिर प्रभावशीलता की अवधारणा, ये है आपको प्रभावशीलता का अवधारणा। ठीक, जो वृक्ष या जो पौधे या जो पादप सबसे अधिक गुणवान सबसे अधिक क्या होगी, लाभकारी होगा, वो क्या होता है, उसकी प्रभाव बहुत अधिक होता है। वो आसपास के जो कम प्रभावशील पौधे हैं उसको क्या कर देता है, नियंत्रित करके रखता है। ठीक, ये है। फिर अनुक्रमण यानी कि सक्सेशन, वो क्या करता है, एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है कभी कभी फैल करके, तो वो उसमें अनुक्रमण होता है उसका। ठीक, यानी कि फैलाव होता है। तो ये क्या है, कुछ इसकी अवधारणाएं हैं, कुछ और अवधारणाएं हो सकते हैं जिससे आप जोड़ सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए फिर है इसकी इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। अब हम लोग देखते हैं जो पादप समुदाय हैं या पादप है या पौधे हैं, इनकी उत्पत्ति और वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम लोग इसकी उत्पत्ति या विकास को देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे इसके वर्गीकरण को। ठीक, तो ये है इसकी विकास या इसकी उत्पत्ति के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों का थैलोफाइटस जो युग है या थैलोफाइटस समय है वो आया, जिसको हम लोग जलीय काल बोलते हैं। ठीक, इसके बाद आप लोगों का सेकेंड में उभयचर आया, जो स्थल और जल दोनों में रहते हैं, मतलब उभयचर कहते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ब्रायोफाइटस। ठीक, फिर इसके बाद आप लोग का स्थलीय काल आया जिसमें जो जीव पौधे हैं
वो पर्याप्त रूप से या उपयुक्त रूप से स्थल में विकसित हो सकते हैं। पहले क्या हुआ, केवल जल में विकसित होने वाले पौधे का निर्माण हुआ। फिर क्या हुआ, जो जल में और थोड़े बहुत आपके अदर क्षेत्र है उसमें भी विकसित हो सकते हैं, उनका निर्माण हुआ। फिर क्या हुआ, तीसरे जो टेरिडोफाइटस है, इस समय में स्थल में विकसित होने वाले जो पौधे हैं उसका काल आया। इसके बाद क्या आया, नग्न बीजी का जो समय है वो आया। इसमें क्या होता है, जो पौधे के फल है वो उसका जो बीज है वो ढका हुआ नहीं रहता था, वो बीज है वो दिखता था। इसको हम लोग इस समय बोलते हैं। ठीक, तो चलिए, ये है नग्न बीजी का समय, जिसमें बीज जो है क्या होते थे, बाहर दिखता था, उसके जो ऊपर जो है वो कोई छाले वगैरह नहीं दिखते थे। ठीक, तो ये होते थे। फिर क्या है, इसके बाद आप लोग का आवृत बीज आया या पुष्पीय एज आया, जिसमें आप लोग का क्या होता है, जो बीज है वो एक उसके ऊपर में एक कवर बनता है। ठीक, जैसे आप लोग गेहूँ वगैरह देखे हैं ना, गेहूँ के ऊपर में क्या होता है, एक वाइट कलर का कवर बनता है। इस प्रकार के मक्का देखे हैं, मक्का के ऊपर में आप लोग का हरे पत्ते से वो ढक जाता है, ये इस टाइप का। ठीक, तो ऐसा आया ये। आम देखिए, चना देखिए, मटर देखिए, यानी कि छिलके वाला। ये क्या होता है, बिना छिलके के, यानी कि बिना बीज के ऊपर परत वाला है ये। और इसमें क्या होता है, बीज के ऊपर परत आ जाते हैं, छिलके आ जाते हैं, ये वाला है। तो इस प्रकार से पौधे का विकास हुआ है। ठीक, फिर है आप लोग का पौधों का पारिस्थितिकी वर्गीकरण। अब हम लोग देख रहे हैं पौधों का वर्गीकरण। तो पौधों के वर्गीकरण में सामान्यतः हम लोग पारिस्थितिकी वर्गीकरण को देख रहे हैं, क्योंकि यही हमको मिला है टॉपिक में। ठीक, तो पहला इसके पारिस्थितिकी वर्गीकरण में हम लोग देखते हैं, पहला क्या है, जलोभिद। ठीक, जलोभिद की जो विशेषता वगैरह है ये सब दिया हुआ है इसमें। जलोभिद पौधे मतलब जो जल में, तालाब में या दलदल वगैरह में रहते हैं, वो जलोभिद पौधे कहलाते हैं, जलोभिद पादप कहलाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला टाइप में है मरुभूत पादप। अब ये क्या होता है, जो मरुस्थलों में रहने वाले हैं, शुष्क क्षेत्र में रहने वाले हैं, ये मरुभूत पादप कहलाते हैं। जैसे आप लोग का कैक्टस, बबूल वगैरह हो गया, खेजड़ी वगैरह हो गया, ये सभी क्या है, इस क्षेत्र में आते हैं। तो इनकी विशेषताएं आप लोग देख लेंगे। फिर आप लोग का आता है समोभित। तो समोभित पौधे कौन सा है, इसमें आप लोग का जो वृक्ष वगैरह है ना, वन वगैरह, साल, नीम वगैरह, आम वगैरह हो गया, फसल में आप लोग का धान, गेहूँ, मक्का, गन्ना, ये सभी हो गया, ये सभी इसमें आपके समोभिद में आते हैं। फिर आप लोग का हेलोफाइटस, लौड़ोभिद, इसमें जो होता है जो सुंदरी वृक्ष वगैरह आप लोग देखे हैं ना, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। मैंग्रोव क्षेत्र आप लोग का, दलदली क्षेत्र आप लोग सुने हैं, सूरी है, या खारे पानी वाले जो क्षेत्र है जिसमें लवणता की मात्रा अधिक होता है, उस क्षेत्र वाले जो पौधे हैं उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो ये हो गया इसका वर्गीकरण। ठीक, अब शार्ट में इसका वर्गीकरण आप लोग देख लीजिए। ये टेबल भी आपको बताना पड़ेगा, पहले व्याख्या, इसको टेबल को पहले दे देंगे, फिर उस ऊपर जो व्याख्या देखे हैं उसको दे देंगे। ठीक, तो ये टेबल है पादप के वर्गीकरण का शॉर्ट में, फिर उसको व्याख्या कर देना आप लोग, और ये इसका निष्कर्ष है। ठीक, फिर आगे हम लोग टॉपिक में उसके चलते हैं। आगे आपके सिलेबस में सम्मिलित किया गया है इकोलॉजिकल फैक्टर्स, डिस्पर्सल एंड बायोजियोग्राफिकल केमिकल साइकिल। तो इसके अंदर आप लोग के जो सिलेबस है उसमें आप लोग को दिया गया है जो पौधे और जंतुएं हैं उनके प्रभावित करने वाला कारक, उनके विसरण, ठीक, यानी कि फैलाव को। तो सबसे पहले जो दिया है वो पौधे और जो जीव जंतु है उनके विसरण या प्रसरण या फैलाव, इस शब्दों को आप लोग याद रखना। ठीक, विसरण का मतलब होता है प्रसरण या फैलाव भी होता है, तो आपको याद रखना है। अब इसमें आपको इसको छोड़ देना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के, मुख्य यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, तो आपको याद रखना है कि जो पौधे हैं और जीव जंतु है उन दोनों के जो विसरण है या फैलाव के कारक है, ठीक, या उसको निर्धारित करने वाले जो कारक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले प्रमुख पारिस्थितिकी कारक देखते हैं, जिसमें हम लोग का ये दिया हुआ है, प्रमुख 4 वर्गों में रखा है। एक जलवायु कारक है, स्थलीय कारक है, मृदा संबंधी कारक है और जैविक कारक है। ये 4 कारक है जो पौधों और जीव जंतुओं के विसरण या फैलाव को प्रभावित करता है। ठीक, अब इसकी व्याख्या नीचे दिया हुआ है जिससे आप लोग को अध्ययन करना है, क्योंकि समय हमारे पास नहीं है तो मैं एक एक करके नहीं बता पाऊँगी। ठीक, ये उसके आगे का है। स्क्रीनशॉट करते चलेंगे।
सेकेंड में आप लोग का देखिए यहाँ पास स्थलाकृतिक कारक आ गया है। ठीक, ये आपका स्थलाकृतिक कारक है जो पौधे और आप लोगों के जीव जंतुओं के जो विसरण है या फैलाव है उसको प्रभावित करता है। ठीक, स्थलाकृति के बारे में देखने के बाद आपको क्या देखना है, ये मृदा संबंधित कारक हो गया और ये जैविक कारक हो गया। तो आपके ये पूरे कारक कंप्लीट हो गए। अब हम लोग देखते हैं उसके विसरण या फैलाव को, डिस्पर्सन। ठीक, तो ये है आपका पौधे का विसरण। हम लोग देखें पहले विसरण का क्या तात्पर्य होता है, ये आप लोग को देख लेना है। विसरण के तात्पर्य देखने के बाद उसकी परिभाषाएं भी यहाँ पर दी हुई है। विसरण या प्रसरण या फैलाव के क्या परिभाषाएं होती है। ठीक, अब विसरण या फैलाव को दो वर्गों में रखा गया है, आपके में सिलेबस में दिया हुआ है। एक प्लांट डिस्पर्सल और एक है आप लोग का जो जीव जंतु है उनका विसरण दिया है। ठीक, तो पहले हम लोग पौधे का विसरण देखते हैं, प्लांट डिस्पर्सल, और इसके बाद हम लोग जीव जंतु का जो विसरण है वो देखते हैं। फ्लोरा और फ्योना करके साइंस में दिया हुआ है, इसमें हम लोग प्लांट्स डिस्पर्सल और आपके जीव जंतु का डिस्पर्सल देखेंगे। ठीक, तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं प्लांट डिस्पर्सल। ठीक, प्लांट डिस्पर्सल में ये आप लोग का प्रभावित करने वाले कारक को शॉर्ट में यहाँ फिर से दिया हुआ है, जबकि हम लोग विस्तार से सामने में देख चुके हैं, आपको उसको लिखना है। ठीक, अब इसके महत्व, जो प्लांट विसरण है उसके महत्व का आपको बताना है। ये महत्व पहला है जीवन संघर्ष को बचाने के लिए, यानी कि जो पौधे है उसका फैलाव क्यों होता है, तो इसकी पहला कारक है जीवन संघर्ष से बचने के लिए। जीवन में बहुत सारे संघर्ष आते हैं, उससे बचने के लिए जो पौधे हैं उनका फैलाव होता है। फिर सेकेंड में आते हैं प्रजाति सांतत्य के लिए। ठीक, फिर थर्ड में है पादप प्रजातियों की विस्तृत वितरण के लिए, यानी कि विस्तार के लिए। ठीक, फिर दुर्घटनाओं से पादप जातियों का विनाश एवं विलुप्त होने से बचने के लिए। ये कुछ इसके महत्व हैं जिसको आपको अच्छे से अध्ययन करना है। ठीक, फिर इसके प्रभावित करने वाले कारक दिए हैं, देखिए यहाँ पर अलग से पादप बीजों के जो फैलाव है या विसरण उसको प्रभावित करने वाले जो कारक है वो कौन कौन से हैं। ये है बीजों का आकार है, प्रभावित करता है, बीजों का बनावट है, ये हवाएं हैं, नदियाँ हैं, महासागरीय धाराएं हैं जो उनको बहा करके ले जाता है। ठीक, फिर जंतुओं द्वारा इसका फैलाव भी है। ठीक, तो ये कुछ कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये मानवीय कारक भी आ गया। ठीक, अब पादप की जो विसरण या फैलाव है इसकी बाधाएं को हम लोग देखते हैं, कौन कौन सी अवरोध आती हैं ये। ठीक, तो इसमें जलवायु संबंधित अवरोध आता है, स्थल संबंधित अवरोध आता है, मृदा संबंधित अवरोध आता है, महासागर संबंधित अवरोध हो गया, यानी कि बाधा आ जाते हैं। जलवायु में देखते हैं आप लोग का विभिन्न प्रकार के क्लाइमेट चेंज हो जाते हैं ना, स्थलाकृति में पर्वत पठार मैदान होता है आप लोग का, वो बाधा करता है। मृदा में आप लोग का अनेक प्रकार की बाधा होते हैं, मरुस्थलीय मृदा है तो कुछ पौधे उसमें उग ही नहीं पाते हैं, ऐसा होता है। बड़े बड़े महासागर आते हैं तो बीच में महासागर से कूद के आ नहीं सकते आप लोग, है ना, तो ऐसा ऐसा कुछ कंडीशन है जो उसमें अवरोध पैदा करते हैं, बाधा है। ठीक, कुछ जैविक अवरोध भी है जिसमें आप लोग के पादप जीव जंतु और मानव दोनों आते हैं। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का प्लांट डिस्पर्सल, यानी कि पौधे का जो विसरण है वो हम लोग देख लें। आगे हम लोग देखेंगे जंतुओं का विसरण, यानी कि जो एनिमल्स है उसका फैलाव देखेंगे। ठीक, एनिमल्स डिस्पर्सल, ये अर्थ आप लोग देख लेंगे, इसमें कुछ इसकी परिभाषा और फैक्टर्स हैं। अब हम लोग इसके प्रकार देख लेते हैं। ठीक, जो जंतु विसरण है उसके प्रकार देखते हैं। इसमें आप लोग का क्रमिक विसरण होता है, त्वरित विसरण होता है, मौसमी विसरण होता है, बलात् विसरण होता है, मानव जनित विसरण होता है। अब इसमें क्रमिक विसरण आप लोग समझ गए, क्रमवार एक एक करके। ठीक, त्वरित विसरण क्या होता है, तत्काल इसमें हो जाता है या सामाजिक किसी परिवर्तन के कारण अचानक होता है ये त्वरित, यानी कि अचानक। ठीक, अब समझ गए ना ये क्या होता है त्वरित विसरण, यानी कि अचानक विसरण। फिर मौसमी, किसी मौसम के कारण जो जंतु है उनका क्या होता है विस्तार होता है, या एक स्थान को दूसरे स्थान से जाना पड़ता है, या आपको ये कहा जाए कि पौधे का स्थानांतरण बोला जाए तो भी आपको इसी को समझना है। ठीक, तो पौधे का स्थानांतरण हो या फैलाव हो या डिस्पर्सल हो या विसरण हो, या आपको जीव जंतु का विसरण, फैलाव, स्थानांतरण बोले, आपको इसी को लिखना है। ठीक, फिर बलात् विसरण, यानी कि जबरदस्ती किसी जीव जंतु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़े, ये होता है बलात् विसरण। फिर मानव जनित विसरण, मानव के किसी कर्मों की वजह से कोई जीव जंतु है या पौधा है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना पड़े या जाना पड़े। ठीक, फिर आपके जो स्थल है उसकी कमी की वजह से, आपकी जो निवास स्थान है उसकी कमी पड़ जाए इसलिए आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ सकता है, या अन्य कुछ कारण है उसके वजह से भी जाना पड़ता है, तो ये सभी है।
अब इसी में देखेंगे जो जंतु के विसरण फैलाव है या स्थानांतरण उसको प्रभावित करने वाले जो कारक है ये है। ठीक, अब इसमें आपका फर्स्ट आता है भौतिक या पर्यावरणीय कारक, जिसमें आपका स्थल है, जल है, जलवायु दशा है, दूरी वगैरह है, ये सभी आता है। फिर आप लोग का आता है इसमें जैविक कारक। ठीक, जैविक कारक आपका ये है। जैविक कारक के बाद आप लोग देखेंगे इसमें जंतुओं के जो विसरण है उसके साधन, कौन कौन से साधन है जिसके द्वारा या स्रोत है जिसके द्वारा जो जंतु है या एनिमल है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलते हैं या जाते हैं या उनका स्थानांतरण होता है। इसमें आपका स्थल द्वारा, वायु द्वारा, मानव द्वारा और प्रवास द्वारा। तो ये हो गया आपका यूनिट 3 कंप्लीट। ठीक, अब हम लोग देखेंगे यूनिट 4 को। ठीक है, तो चलिए यूनिट 3 को यहीं स्टॉप करते हैं। कोई दिक्कत रहेगा तो आप लोग कमेंट में पूछ लेंगे।